नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसान आंदोलन की जा रही उपेक्षा राजनीतिक रूप से उनके लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। दोस्तों कहना होगा कि देश में उन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के करीब अब 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी तरीके से उन आंदोलित किसानों को और करीब 2 दर्जन उन किसान संगठनों को अपने किसी भी कृत्य से, किसी भी पहल से, किसी भी आश्वासन से और किसी भी कदम से अभी तक संतुष्ट नहीं कर पाई है। दोस्तों पिछले 1 साल के चल रहे इस किसान आंदोलन में करीब 1 दर्जन बार किसान संगठनों से सरकार के प्रतिनिधियों की वार्ताएं भी हुईं, लेकिन उस वार्ता के दौरान किसान संगठनों की तमाम मांगों को पूरा करने की जो बातें रखी गईं, जो शर्तें रखी गईं सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा, उसे उसी सीमा तक मानने की बात लागू की गई जिस सीमा तक नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें झंडी मिली थी। और ऐसे में किसानों की 2 मुख्य मांग, पहला कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए और दूसरा उन 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, उसको लेकर के सरकार के प्रतिनिधियों ने मानने से इनकार कर दिया। हमें यह कहना होगा कि सरकार उन 3 कृषि कानूनों के जरिए कथित कृषि सुधारों के नाम पर देश की कृषि की मौजूदा परिस्थिति का पूरा फायदा देश के कॉरपोरेट को देना चाह रही थी और यह बात सरकार की इस नीति और आंदोलित किसानों से सरकार के दिखाए गए रुख की नीयत से यह भली भांति रेखांकित हो गई। और दूसरी तरफ किसान संगठनों ने जब ये लगा कि जब उनके उत्पादों की खरीद यदि एमएसपी से कानूनी दर्जा दे दिया जाए, जो परिस्थिति किसानों के समक्ष 3 नए कृषि कानूनों के बाद ज्यादा प्रमुखता से उभरी और तभी किसानों ने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया, जो मांग पिछले 55 सालों से चला आ रहा था। या यह एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने का मुद्दा पिछले 55 सालों से जीवित था, लेकिन उसे कहीं न कहीं मुखरता प्रदान इस 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसानों के आंदोलन के दौरान उपजी। लेकिन हमें यह कहना होगा कि यदि शुरुआत के दौर में अगर एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने की प्राथमिक किसानों की मांग को मोदी सरकार यदि मान ली होती तो तमाम किसान संगठन उन 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की एक तरह से मांग नहीं करते या उस बात का दबाव नहीं डालते। यह बात तो भली भांति पता चल गया कि ये तीनों कृषि कानून सरकार की दुखती रग है। सरकार किसी भी दृष्टि से, न केवल अपने ईगो के दृष्टि से, न केवल अपने राजनीतिक चंदे और तमाम कॉरपोरेट के साथ उनके समीकरणों की दृष्टि से उन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती। और कहीं न कहीं सरकार के मुखिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह एक पर्सनल ईगो, पर्सनल जिद और पर्सनल एक तरह से कहीं न कहीं एजेंडा बनकर के रह गया है। हमें कहना होगा कि इसके पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून भी लाया था और उस भूमि अधिग्रहण कानून का तमाम किसान संगठनों के अलावा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के भी किसान संगठनों ने पुरजोर विरोध किया। सरकार तमाम तर्क देते रह गई कि कहीं ना कहीं किसानों को इससे ज़्यादा मुआवजा मिलेगा, शहरीकरण को छूट मिलेगी और शहरों में विकास के आगे तमाम जो रोड़े हैं, तमाम जो अवरोध हैं वो इससे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये सारे तर्क किसानों के गले के नीचे नहीं उतरा और उन्हें ये लगा कि कहीं ना कहीं अगर लैंड यूज की अगर छूट दे दी जाती, कृषि को जैसे ही अगर शहरी जमीन मान ली जाती तो उन्हें मुआवजा ज़्यादा मिलता और वो कॉरपोरेट से अपने जमीन की खरीद और बिक्री को लेके ज़्यादा बेहतर तरीके से एक तरह से बार्गेन कर सकते थे, सौदेबाजी कर सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार को एक समय आया कि जब अपने भूमि अधिग्रहण कानून को वापस लेना पड़ा और नरेंद्र मोदी की सरकार यू टर्न ले ली। लेकिन
नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से इस भूमि अधिग्रहण कानून को वापस लेने से व्यक्तिगत अहम को उनको काफी ठेस पहुंची और कहीं ना कहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मार्फत उस भूमि अधिग्रहण कानून को वापस लिए जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के मार्फत कहीं ना कहीं भूमि अधिग्रहण कानून को किसानों के लिए उसी तरीके से अहितकर बनाए रखा है जिस तरीके से उस कानून के बाद से वो अहितकर बनता। ऐसे में जो अभी ये 3 नया कृषि कानून लिया गया जो कि कृषि के विपणन को बढ़ाने, कॉरपोरेट की भागीदारी करने और कहीं ना कहीं सरकार की एजेंसियों को किसानों के उत्पादों की खरीद का जो एकाधिकार था उस एकाधिकार को समाप्त किए जाने, इन तीनों बातों को इन 3 नए कानूनों के जरिए उठाया गया। सवाल ये उठता है कि जब यह सरकार बाजार की खेती में हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहती है, कॉरपोरेट के निवेश को आमंत्रित करना चाहती है और किसानों के उत्पाद के लिए पूरे देश को एक खुले बाजार में परिवर्तित करना चाहती है, तो ऐसे में एमएसपी को कानूनी दर्जा देकर क्यों वह कॉरपोरेट को भी सरकार के बराबर कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड बनाती है। एमएसपी में सरकार की खरीदारी होती है, यह सच बात है, लेकिन एमएसपी का एक लीगल अस्तित्व केवल सरकार की एजेंसियों के लिए केवल बाध्यकारी क्यों है? कॉरपोरेट के लिए भी उसे बाध्यकारी बनाया जाना आखिर सरकार के लिए कौन सी मुश्किल घड़ी पैदा कर रहा है? यह बात समझ से परे है। दोस्तों, यदि एक एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने की मांग यदि सरकार बिना शर्त अगर लागू करती है तो हमने एक पहले भी कार्यक्रम में कहा था कि यह सरकार कॉरपोरेट और किसानों के लिए, तीनों के लिए विन विन की स्थिति लाएगा। यह एक ऐसी मांग है जिसके जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार को किसी भी सब्सिडी से वंचित रहना होगा। कोई भी हजारों लाखों करोड़ की सब्सिडी और मुफ्त में बिजली और कर्ज माफी जैसे फालतू की स्कीमों से एक तरह से बचत होगी। दूसरा, नई आर्थिक नीति में जब हम सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र को एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की बात करते हैं तो जब सरकारी क्षेत्र को एक निर्धारित दर पर किसानों के उत्पाद खरीदने की बाध्यता है तो वह बाध्यता उसी नई आर्थिक नीति के लेवल प्लेइंग फील्ड का हवाला देकर कॉरपोरेट के लिए क्यों नहीं बाध्य किया जाता? क्यों सरकार केवल खुद स्वयं एमएसपी के जरिए जो खरीद करती है कहीं ना कहीं उसको एक पीडीएस चलाने की बाध्यता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाने की बाध्यता है, तो वह एमएसपी पर खरीदारी कर लेती है। आखिर यही बाध्यता अगर कॉरपोरेट को दे दी जाए तो किसानों के तमाम उत्पाद जो उनके फसल कटाई के सीजन में ओवर सप्लाई की स्थिति में बिल्कुल औने पौने दाम पर बिकते हैं, बाजार में ओवर सप्लाई की वजह से उन तमाम उत्पादों के दाम बेहद नीचे गिर जाते हैं। जहां एमएसपी के जरिए सरकार की एजेंसियों की भी उपस्थिति नहीं होती, जहां पर कि एफसीआई के तमाम नेटवर्क नहीं होते, जहां ओवर सप्लाई की स्थिति में वो कॉरपोरेट या वो प्राइवेट सेक्टर किसानों के उत्पादों को औने पौने दाम में खरीदता है और किसान घाटे का पैसा अपनाने के लिए बाध्य होते हैं। किसानों को अपनी फसल करने की न लागत निकल पाती है, न उनके अपने तमाम घर के खर्चे निकल पाते हैं। तो ऐसी सूरत में यह इतना बड़ा जो गतिरोध किसानों के आंदोलन से जो ये उपजा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की यह जिद उसके लिए इतनी बड़ी नुकसानदेह होगी जो कहीं ना कहीं भारतीय कृषि के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में जानी जाएगी, एक ऐसे प्रकरण के रूप में जानी जाएगी जब एक घोर अहंकारी और जिद्दी सरकार इतने अच्छे मुद्दे को जो अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभदायक है, जो 15 करोड़ किसान परिवारों के लिए लाभदायक है, जो सरकार पर भी कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल बर्डन को कम करने की तरकीब है, जो कॉरपोरेट को भी कहीं ना कहीं एक रेगुलेशन के दायरे में किसानों के उत्पाद के खरीद के बाजार में भागीदारी देने का अवसर है, वह सरकार विगत में चले आ रहे कृषि मौसम में उत्पादों के गिरे हुए मूल्य को कॉरपोरेट को खरीदने की छूट देकर एक तरह से हर तरीके से सरकार अर्थव्यवस्था का एक तरह से कबाड़ा निकालने का काम कर रही है। दोस्तों, आज का हमने टॉपिक यह चुना है कि किसानों के इस आंदोलन को अनसुना कर या किसानों के आंदोलन के तमाम मुद्दों को नहीं स्वीकार कर नरेंद्र मोदी की सरकार जो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हितों के लिए काफी संवेदनशील होती है,
काफी सेंसिबल होती है वह सरकार जो किसानों के आंदोलन की ही वजह से बंगाल में की चुनाव हार गई। उस बंगाल में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वस्व झोंक दिया था, अपने सारे संसाधन लगा डाले थे, और उस कोरोना काल में, उस कोरोना की मारक दूसरी लहर में भी सरकार बंगाल के चुनाव के मद्देनजर सब कुछ भूलकर केवल उस चुनाव में लगी पड़ी थी। और उस चुनाव में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। वह नरेंद्र मोदी जो बतौर प्रधानमंत्री बंगाल के विधानसभा चुनाव में दर्जनों रैलियां कर रहे थे, करोड़ों और अरबों की थैली निकाली गई थी, और पूरे भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं को बंगाल में उतार दिया गया था। उस समय असम, तमिलनाडु और केरल में भी चुनाव हो रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था। और दोस्तों, आपको याद होगा कि उस समय आंदोलित किसान संगठनों ने यह बाकायदा घोषणा की थी कि वह बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और हम सब जानते हैं, देश का हर ये पॉलिटिकल निजाम इस बात को जानता है, सारे राजनीतिक दल जानते हैं, और सारे विश्लेषक और बुद्धिजीवी भी इस बात से एक तरह से रूबरू हैं कि भारत के लोकतंत्र में किसान एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और एक क्रूशियल कारक है, जो कहीं ना कहीं चुनावों को अनेकानेक तरीके से प्रभावित करता है। और वह किसान यदि रुष्ट हो चुका है, असंतुष्ट हो चुका है और अपने मुद्दों को लेकर के जाग चुका है, किसानों के और खेती के वो मुद्दे जो अब तक नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह जाते थे, किसानों की वह इनपुट सब्सिडी देने की पॉलिसी, वह आत्मनिर्भरता की पॉलिसी, वह खाद्य सुरक्षा की पॉलिसी के आगे और सरकार के एजेंडे के आगे किसान अपने मुनाफे को भूल चुके थे। अपने एक तरह से निर्वाह पेशा और अपने पुरखों के पेशे को अपनाने के लिए बाध्य थे। वह किसान अब पूरी तरह से अपने खेती को लाभकारी बनाने के लिए जाग चुके हैं, और उन्होंने एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए नहीं दिए जाने को लेकर के ही कहीं न कहीं एक तरह से रोष में आकर के सरकार के उन 3 कॉर्पोरेट कृषि कानूनों को वापस लेने का भी अपना प्रमुख एजेंडा बनाया हुआ है। हमारा मानना है कभी भारतीय जनता पार्टी, जिसके अभी तुरंत राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजित की गई, और उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अगले करीब 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और अन्य 1-2 राज्य, पंजाब, इन 4-5 राज्यों के चुनावों के लिए अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान कर रही थी। लेकिन कार्यकर्ताओं को भी पता है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी, बहुसंख्यक आबादी, जो देश में सबसे ज्यादा शोषित, दमित, पीड़ित और वंचित रही है, जो कहीं ना कहीं 90 लाख करोड़, एक आंकड़े के अनुसार किसानों ने उचित मूल्य नहीं होने की वजह से अपने उत्पादों का करीब 90 लाख करोड़ का जो है पिछले 70 सालों में नुकसान उठाया है। तो वह किसान अगर अपने उत्पादों का वाजिब मूल्य चाहता है तो वो क्या गलत करता है, जबकि खुदरा बाजार में हमारे उपभोक्ता उन सारे खेती के उत्पादों को कहीं ज़्यादा महंगे मूल्य पर खरीदते हैं। अगर हम अनाजों को छोड़ दें जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए बिकती है, अन्यथा हर सामान ऑफ सीजन में महंगे होते हैं। तो यदि अगर हम एमएसपी के जरिए अगर कानूनी दर्जा दे दें तो न केवल किसान ज़्यादा उत्साहित होगा, न केवल ज़्यादा प्रेरित होगा, और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से खेती कर देश में उत्पादन बढ़ाएगा, सप्लाई बढ़ेगी, और फिर सप्लाई की कभी किल्लत नहीं होगी और महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के न्यूनतम एमएसपी और अधिकतम एमआरपी के कानूनी निर्धारण के जरिए सरकार एक तीर से कम 3 निशाने साध सकती है। वह किसानों को भी खुश कर सकती है, और वह उपभोक्ता को भी खुश कर सकती है, और वह कॉरपोरेट को भी खुश कर सकती है कि उन्हें खेती के उत्पादों के खरीद और बिक्री का एक बहुत बड़ा अनटैप्ड मार्केट बचा पड़ा है। हमने कोरोना काल में देखा कि अर्थव्यवस्था के सारे सेक्टर मंद पड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर उपभोक्ता उत्पादों का बाजार जो है वो एक तरह से अनिर्बाध रूप से वो जारी था। लोगों की मांगे हो रही थी, और सारे एग्रीकल्चर उत्पादों के जो जितने वितरक एजेंसियां हैं, दुकानें हैं, वो सब चल रहे थे। तो कुल मिलाकर के सवाल ये है कि तमाम राजनीतिक दल और उनकी सरकारें जब तक लोकतंत्र के तरफ से उन्हें एक तरह से मैंडेट नहीं मिलता, लोगों का निर्णय नहीं मिलता, तब तक उनके कान पर जूं नहीं रेंगता। अभी अभी हमने देखा कि 29
उपचुनाव में 29 विधानसभा और करीब 3 संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से हार हुई, उसी हार के फैसले के दिन सरकार ने पिछले 1.5 साल से महंगे चल रहे पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में एक मुश्त कटौती की घोषणा की। डीजल में 10 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल में 5 रुपये लीटर उत्पाद कर घटा करके केंद्र सरकार ने इनकी कीमतों में कटौती की और राज्यों ने भी इसके मातहत अपने वैट में कटौती कर अनेकानेक राज्य सरकारों ने पेट्रोलियम की कीमतों में एक तरह से और भी कमी करने का एक तरह से रास्ता जो है वह एक तरह से प्रशस्त कर दिया। तो आज कहीं ना कहीं जब 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और किसान एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कम्युनिटी है, तो नरेंद्र मोदी सरकार को पिछले 1 साल से चल रहे किसानों के इस असंतोष और उनके अनवरत चल रहे आंदोलन को लेकर के कॉल करना चाहिए और उन्हें कम से कम उन्हें इस बात को मालूम है कि किसान संगठन सरकार के किसी भी आश्वासन को मानने को तैयार नहीं है जब तक उनके 2 प्रमुख मांगों पर कॉल नहीं लिया जाता। अगर सरकार अपनी तरफ से एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने की अगर एक मुश्त घोषणा कर देती है, तो कहीं ना कहीं आम जनता की भी जो सिंपैथी किसानों के फेवर में थी वह एक तरह से संतुष्ट हो जाएगी। न्यायालय भी कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाएगा और किसान संगठनों पर भी जनमत का दबाव पड़ेगा कि वो अपने आंदोलन को वापस लें। और जो ये गतिरोध एनसीआर दिल्ली में जो बना पड़ा है या 600 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हुई है, उन तमाम किसान परिवारों में अफरा तफरी का माहौल है, 1 साल से वो ठीक से अपना जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय कृषि का एक इतना बड़ा प्रमुख मुद्दा अगर नरेंद्र मोदी सरकार अपने राजनीतिक हित और राजनीतिक लाभ के तकाजे को ध्यान में रखते हुए भी अगर एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने की घोषणा कर देती है, तो कहीं ना कहीं किसानों के असंतोष में काफी कमी आ जाएगी। और नरेंद्र मोदी की सरकार जिसके लिए कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव और गोवा विधानसभा चुनाव, जहां तीनों जगह उनकी सरकार है, उस सरकार के दोबारा वापसी में ज्यादा एक तरह से मतदाताओं के असंतोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि आज ये बड़ा ही माकूल वक्त है कि जब किसानों के आंदोलन के मुद्दे को भी नरेंद्र मोदी सरकार एक तरह से उस पर जो है अपना रुख दिखाए, ठीक उसी तरह का रुख जिस तरीके के पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कटौती कर उसने भी हाल में दिखाया है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के आंदोलन से उपजे इस गतिरोध को समाप्त करे और खेती में 55 साल से चले आ रहे मुद्दे पर एक वृहद निर्णय लेकर एक बहुत बड़ा श्रेय लेने का भी काम करे। तो दोस्तों, इसी लाइन के साथ ये कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सुलगते सवाल पर और बिलखते बवाल पर पुनः बातचीत होगी।